सुप्रभात पालकों। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय संचोर की ऑनलाइन क्लास एवं यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं गणेश राम वाले संस्कृत। आज हम बात करेंगे समास के बारे में। संधि हमने उससे पहले वाले वीडियो में आपको संधि, अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि के बारे में बताया था। आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं। अपना टॉपिक है समास। देखिए समास हम इस पर समास पद्धति के बारे में, समास किन पदों से मिलकर बना है, उस पर सबसे पहले हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो ये समास पद है, इस समास पद के अंदर जो उपसर्ग है वो है सम उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा है? सम उपसर्ग। सम उपसर्ग अस धातु, धातु कौन सी है? अस धातु और गण प्रत्यय से मिलकर समास शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। शब्द का अर्थ क्या है? इस समास शब्द, इस पद का अर्थ है वो है संक्षिप्तीकरण। अर्थात जब दो या दो से अधिक पद जब मिलकर के उसका संक्षिप्त रूप हो जाए, उसे हम समास कहते हैं। आई बात समझ में? आपको ये ध्यान देना है कि समास शब्द किस शब्दों से मिलकर के बना है या इसकी उत्पत्ति कैसी है। तो इसके अंदर सम उपसर्ग, अस धातु और गण प्रत्यय से मिलकर के समास शब्द बना है और इस समास शब्द पद का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त का होता है विस्तार से जो लिखा हुआ है उसको संक्षिप्त में करना, कम शब्दों में। अर्थात दो या दो से अधिक जब पद हो उसको एक पद में लेना संक्षिप्तीकरण कहलाता है। अब हम संस्कृत के अंदर इसकी परिभाषा को समझेंगे। सम सनम समासः, सम सनम समासः, अर्थात जिसका संक्षिप्त रूप किया जा सके वो समास है। संस्कृत के अंदर इसकी परिभाषा है यदा, जब अनेकानि या यदा जब अनेक पदानि, अनेक पद, दो या दो से अधिक पद मिलकर के एकम पदम जायन्ते तदा स समास इति कथ्यते। जब अनेक पद मिलकर के एक पद हो जाते हैं तब समास कहलाता है। ये तो संस्कृत के अंदर की भाषा है, इसको भी याद करनी जरूरी है। यदा अनेक पदानि मिलित्वा एकं पदं जायन्ते तदा स समासः इति कथ्यते। हिंदी में इस परिभाषा को हम पढ़ते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक, देखिए समास के अंदर दो पद तो अनिवार्य और दो से अधिक पद भी हो सकते हैं। तो दो या दो से अधिक पद जब एक हो जाते हैं, एक सार्थक अर्थ के रूप में, ये समझ लेना, एक सार्थक पद का जब निर्माण करते हैं उसे समास कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए, दो या दो से अधिक पद मिलकर के जब एक सार्थक पद का निर्माण करते हैं, जिस पद का कुछ अर्थ निकले उस सार्थक पद का एक निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। अब देखिए, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझते हैं कि समास का विग्रह और उसका समस्त पद ये कैसे है, इस पर प्रकाश डालते हैं। तो पहले इसका उदाहरण लेते हैं। सीतायाः पतिः, देखो शब्द क्या आया? सीतायाः पति। इसमें कितने पद हैं? ये पहला पद, ये दूसरा, ये दो पद है। अब हम दो या दो से अधिक पद जब एक होंगे, अर्थात ये एक पद हो गया सीतापति। देखो यहाँ सीतायाः पति, अब यहाँ गया सीतापति, अर्थात हिंदी में सीता का पति। अब ये संस्कृत के अंदर दो पद थे, दोनों का हमने संक्षिप्त रूप किया, अर्थात सीतापति हो गया, मतलब ये समास हो गया। नई बात, सीतायाः पतिः बराबर सीतापतिः। तो
तो ये संक्षिप्त ये समास दो या दो से अधिक पद जब मिलकर के जब एक सार्थक शब्द के रूप में जब बन जाते हैं तो उसे हम समास कहते हैं। अब समास के अंदर कुछ ऐसे सब पद है जिसको भी जानना हमें बहुत जरूरी है कि समास के अंदर और क्या क्या हो सकता है। तो देखिए समास के अंदर एक होता है समस्त पद। क्या होता है? समस्त पद। समस्त पद का होता है जब दो या दो से अधिक पद का जब मेल हो जाता है, जब दो या दो से अधिक पद, जैसे माना कि एक विद्या अपना सुंदरता रसोई के लिए घर, बराबर उसको यदि एक साथ करें तो हम इसको कहते हैं रसोई घर। क्या कहते हैं? रसोई घर। तो अब आप समझिए इसमें कितने पद है? 1 2 3 4 पद, और हम चार पदों का जब मेल हुआ तो ये बन गया रसोई घर। ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। और इस उदाहरण के अंदर समस्त पद कौन सा होगा? इस उदाहरण के अंदर सीतापति। ये क्या है? ये समस्त पद है। ये क्या है? ये समस्त पद है। तो एक तो होता है समस्त पद, दो या दो से अधिक पद जब मिलकर के एक सार्थक पद बनता है उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। एक होता है समास मित्र। एक शब्द आपके सामने क्या आएगा? समास मित्र आएगा। समास मित्र क्या किसे कहते हैं? जब कोई पद एक हो रसोई घर, अब यदि हम इसको अलग अलग करना है, इसकी व्याख्या करनी है, इसको बदलाना है तो हम क्या कहेंगे? रसोई घर क्या है? तो हम कहते हैं रसोई के लिए जो घर होता है उसे हम रसोई घर कहते हैं। तो रसोई के लिए घर, इसकी हमने व्याख्या की, तो ये तो हो गया समास मित्र। इसमें यदि हम माने तो देखो सीतापति, सीतापति यानी सीतायापति, तो जब ये एक पद के दो पद हो गए, इस संक्षिप्तीकरण रूप का जब दूसरे पद होते हैं सीतायापति तो उसको समास मित्र कहा जाता है। अर्थात जब एक पद होता है उसको हम अलग अलग पदों में बांटते हैं, उसको अलग करते हैं, उसे समास मित्र कहा जाता है। तो आइए बात समझ में कि इसकी परिभाषा समुच्चय असधातु घर प्रत्यय से मिलकर के बनता है, जिसका अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक पद जब मिलकर के एक हो जाते हैं तो एक सार्थक पद का निर्माण करते हैं, उसे हम समास कहते हैं। और ये उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया है। अब हम बात करते हैं समास के प्रकार बताएं कि समास के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से इनके प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। विशेष ध्यान रखना। अब देखिए ये अपना जो वीडियो है ये कक्षा 9th और 10th दोनों के साथ में आ रहा है। 9th और 10th दोनों के क्या आ रहा है? साथ में आ रहा है। लेकिन 10th के अंदर तीन समास है और 9th के अंदर भी 3 समास है। इसलिए मैं आपके 6 प्रकारों को मैं इस वीडियो के अंतर्गत या हम आगे वाले वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समासों का हम प्रकार डालते हैं। समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका कर्मधारय समास, चौथा है आपका द्विगु समास, पांचवा है आपका द्वंद्व समास और छठा है आपका बहुव्रीहि समास। तो ये आपके कितने समास हो गए? 6 समास हो गए। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे हम समास के प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। हाँ तो आपको समास प्रकार कर रहे थे हम, और समास का जो पहला प्रकार है वो है अव्ययीभाव समास। आपका जो पहला प्रकार है वो है अव्ययीभाव समास। देखिए इस समास के अंदर एक पद है वो है अवयव। इस पर विशेष ध्यान देना ताकि आपको तुरंत अव्ययीभाव समास समझ में आ जाए। देखिए यहाँ एक उपसर्ग लगा हुआ है अ, और दूसरा जो पद है वो वै। अ का अर्थ है न, वै खर्च, खर्च का होता है यहाँ हम परिवर्तन से लेंगे, यहाँ हम किससे लेंगे? परिवर्तन से लेंगे। अर्थात
ये जो अवयव है, सबसे पहले अवयव क्या है? अवयव पद का अर्थ होता है न वय, न खर, अर्थात न परिवर्तन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जिस पद के अंदर लिंग, पुरुष, वचन, विभक्ति, ध्यान देना, अवयव पद के अंदर अ न वय न खर, खर यानी परिवर्तन, जिस पद के अंदर किसी भी प्रकार का लिंग, वचन, विभक्ति से किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। एक बात समझ में, लिंग, विभक्ति, वचन, कारक किसी भी प्रकार से इनका कोई परिवर्तन नहीं होता, उस पद के अंदर किसी भी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं आता है, उसे हम अवयव कहते हैं। जैसे मानना कि अवयव शब्द आपके सामने एक ले लेते हैं, प्रति। ये जो प्रति है ये एक अवयव पद है। अब यदि हम इसकी बात करें तो ये एक वचन में भी प्रति चलेगा, द्विवचन में भी प्रति चलेगा और बहुवचन में भी प्रति ही चलेगा। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी किसी भी प्रकार की विभक्ति में प्रति शब्द ही रहेगा। एक बात समझ में, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष में प्रति ही रहेगा। मतलब जो प्रति अवयव है ये लिंग, विभक्ति, वचन, कारक इसमें किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अवयव, जिसका कोई वेग नहीं। तो ये जो अपना समास है ये क्या है? अवयवी भाव समास। मतलब इसका जो प्रथम देखो, इसमें मैंने 4 पॉइंट बनाए हैं, 4 बिंदु से हम इस अवयवी भाव समास को समझेंगे कि जो पहला बिंदु है वो प्रथम पद अवयव होता है। जो समास पढ़ेंगे उसका प्रथम पद होगा वो क्या होगा? अवयव। अवयव यानी जिसमें कोई परिवर्तन न होता हो, जिसे परिवर्तन नहीं किया जा सकता हो, वो पद होगा अवयव। और वो पद कौन सा होगा? प्रथम पद, मतलब पहला। जैसे माना कि आप यहाँ एक बिंदु उपकृष्णम, देखिए जो पहला पद है ये उप, ये क्या है? ये अवयव है। ये क्या है? ये अवयव है। यहाँ हम किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब दूसरा बिंदु है अपना, इस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है। मतलब जो पहला पद अवयव है वही पद क्या है? प्रधान है। दूसरा बिंदु होता, देखो बिंदु को ध्यान रखना है। प्रथम पद स्पष्ट कहा है अवयव होगा, दूसरा पद जो अवयव है वही पूर्व पद प्रधान होगा, मतलब मुख्य होगा। तीसरी बात हम करते हैं जो समस्त पद होगा वो अवयव के रूप में होगा। जैसे माना कि हमने लिखा उपकृष्णम, तो अब ये जो पूरा शब्द बना है ये पूरा शब्द अवयव ही कहलाएगा, न कि उप। एक बात समझ में, ये उप शब्द क्या नहीं कहलाएगा? जो समस्त पद है, हम इसको समस्त पद, देखो पहले मैंने आपको समस्त पद और समास विग्रह के बारे में बताया था। तो ये जो समस्त पद है ये समस्त पद ही अवयव पद के रूप में होता है। ये तीसरा बिंदु पूरा ध्यान से सुनना। चौथा बिंदु होता है कि अवयवी भाव समास में नपुंसकलिंग एकवचन के रूप में होता है। ये जो पद बनेगा ये हमेशा नपुंसकलिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होगा, इसका विशेष ध्यान रखना। अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए अपने पास एक समस्त पद है वो है उपकृष्णम। ये क्या है? ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। इसे हम समास विग्रह कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? समास विग्रह कहेंगे। और यहाँ मैंने जो लिखा है, यहाँ मैंने अवयव लिखा है कि किस समास, किस पद में कौन सा अवयव है वो लिखा है। तो देखिए बालकों, ये जो समस्त पद है यह उपकृष्ण क्या है? उपकृष्ण। और इसका समास किया जाए तो कृष्ण से समीपम, कृष्ण से समीपम। इसके अंदर जो अवयव आया हुआ है वो उप अवयव आया हुआ है। तो ये प्रथम पद प्रधान है, अवयव भी है। ये संपूर्ण पद अवयव होगा प्रथम पूरा पद, और उसके साथ साथ ये नपुंसकलिंग एकवचन में ही प्रयुक्त होगा। जो मैंने आपको ये 4 बिंदु बताए हैं, इस 4 बिंदु के माध्यम से आप अवयवी भाव समास को समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण आपके सामने
प्रतिदिनम। समस्त पद क्या है? प्रतिदिनम। यदि हम इसका समास विग्रह करें तो आ जाएगा दिनम दिनम। क्या आ जाएगा? देखो ये तो समस्त पद है, अब हमने इनको अलग किया तो ये हो गया दिनम दिनम पति। दिनम दिनम पति। अब इस संपूर्ण पद, प्रथम पद प्रधान अवयव है, संपूर्ण पद भी अवयव है और ये पूरा पद है तो नपुंसक लिंग एक वचन है। ये चारों बिंदु इसके अंदर आ गए और इसके अंदर जो अवयव आ गया वो आ गया पति। कौन सा आ गया? पति। अगले उदाहरण की बात करते हैं, अनुरूपम। रूपस्य योग्यम कौन सा आया है इसमें? अवयव अनु। यथा शक्ति, शक्ति अंतःकरणया, ये यथा क्या आ गया? यथा अवयव हो गया। तो ये अवयव भाव आपको समझ में आ गया होगा कि जिसका प्रथम पद अवयव हो, अवयव यदि किसी भी प्रकार से किसी पद के अंदर कोई परिवर्तन नहीं, विभक्ति वचन से यदि कोई परिवर्तन नहीं होता हो तो वो अवयव कहलाता है। तो प्रथम पद अवयव होगा, प्रथम पद ही प्रधान होगा और संपूर्ण पद अवयव के रूप में होगा और जो पद होगा वो नपुंसक लिंग एक वचन होगा। ये चारों यदि पॉइंट आप ध्यान में रखते हो तो आपको अविभाव समझ में आएगा। और अविभाव समास में पहला ही सब अवयव है तो आपको अपना पता चल जाएगा कि इसका प्रथम पद अवयव ही होगा। जब आपको प्रथम पद अवयव पता लगेगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि अवयव में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए लिंग पर प्रथम पद प्रधान भी होता है, नपुंसक एकवचन के रूप में भी होता है और एक पूर्ण पद अवयव के रूप में होता है। अब हम आपके टॉपिक के समास के दूसरे समास की बात करते हैं। दूसरा समास है वह तत्पुरुष समास। मैंने इसके दो पॉइंट बनाए हैं, पहला और दूसरा। आप बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं कि इस समास का उत्तर पद प्रधान है। देखिए अभी वापस कौन सा था? प्रथम पद प्रधान था। किस पद की प्रधानता थी? प्रथम पद की प्रधानता थी। लेकिन इस तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद यदि दूसरा आने वाले पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। दूसरा इसका जो पॉइंट है वो पूर्व पद में जो विभक्ति लगी होती है। देखिए मुख्य चीज यहाँ आपको, हालांकि आपने पिछली कक्षाओं के अंदर द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष अलग अलग पढ़े थे, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये आपको अलग अलग समझाए भी थे, उसके उदाहरण भी निकाले थे। लेकिन यहाँ सामूहिक है और एक दूसरा बिंदु मैंने डाल दिया है कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होगी प्राय उसी के नाम से वो तत्पुरुष का नाम कहलाएगा तथा उसी समास का नाम ही होगा। जैसे माना की बात करते हैं ग्राम गतम। देखिए ग्राम गतः ये समस्त पद है। ये क्या है? समस्त पद है। हमने इसका क्या किया? इसका विग्रह किया तो आ गया ग्रामम गतम। आई बस समझ में? गांव को गया होगा तो इसका जो उत्तर पद है ये गतम, ये क्या है? प्रधान है। ये जो ग्रामम है इसके अंदर विभक्ति कौन सी है? द्वितीय विभक्ति है। इसमें पूर्व पद के अंदर ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। तो जो पूर्व पद के अंदर विभक्ति है कौन सी? द्वितीय। तो ये कौन सा समास कहलाएगा? ये द्वितीय तत्पुरुष कहलाएगा। समझ में आएगा? ये दूसरे बिंदु का सलाह है कि ग्राम गतः, ग्रामम गतः पूर्व पद में जो विभक्ति होगी उसी के नाम से समास माना जाएगा। तो पूर्व पद के अंदर द्वितीय विभक्ति होने के कारण यहाँ द्वितीय तत्पुरुष होगा। आगे राजपुरुषः, देखो राज्य पुरुषः, इसके अंदर षष्ठी विभक्ति है। पूर्व पद के अंदर कौन सी है? षष्ठी विभक्ति है और पुरुष है वो प्रधान है। देखो राजा का पुरुष, अब मुख्य कौन हो गया? पुरुष, न कि राजा। तो जो पुरुष है वो प्रधान है, मतलब उत्तर पद की क्या होगी? प्रधानता होगी। पहली बार प्रथम पद के अंदर षष्ठी विभक्ति है तो ये कौन सा समास हो गया? ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। भूत बलिहि, मतलब भूते भय बलिहि कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। इस पद के अंदर पूर्व पद के अंदर कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। और प्रधानता किस पद की है? बलि की है, मतलब उत्तर पद की प्रधानता है। चोर भय, चोर
जोराद्वयम् कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति तत्पुरुष। और हरित्रातः हरिणा प्रातः इसमें प्रत्यय तत्पुरुष है, इसमें पंचमी तत्पुरुष है, इसमें प्रत्यय तत्पुरुष है। तो आप समझेंगे वापिस एक बार मैं पुनः आपका ध्यान अभी वाक्य ले जाता हूँ। अव्ययीभाव समास चार बिंदु पर मैंने आपको इसका उल्लेख किया है। इसका प्रथम पद अव्यय होगा, पूर्व पद की प्रधानता होगी और संपूर्ण पद अव्यय के रूप में होगा और पद वो नपुंसकलिंग एकवचन ही होगा। इसके उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं और आपको भी इसके 5 उदाहरण अपनी पुस्तक में से खोजने हैं और अभ्यास के रूप में करने हैं। बात करते हैं दूसरे समास तत्पुरुष की। 2 बिंदु मैंने बनाए हैं। प्रथम बिंदु आपका है इस समास का उत्तर पद प्रधान होगा। दूसरा जो बिंदु है वो पूर्व पद में जो विभक्ति लगी होगी, पूर्व पद है ना, पहला पद, पहले पद में जो विभक्ति होगी उसी का नाम उसी समास के नाम से जाना जाएगा। जैसे माना कि मैंने राजपुरुष दे दिया तो राज्य है, वो राज्य के अंदर षष्ठी विभक्ति है तो इसको हम षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। यदि पंचमी होती जैसे जोराग है पंचमी है तो पंचमी तत्पुरुष होगा। ग्रामम वृत्ता है तो वृत्ता तत्पुरुष होगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से अपनी कॉपी के अंदर उतारिए। कल हम अगले वीडियो के अंदर आपके नेक्स्ट कर्मधारय समास, द्वितीय समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बात करेंगे। आप इन दोनों आज के टॉपिक में इस वीडियो के अंदर समास की परिभाषा, समास पद, समास विग्रह क्या होता है और ये दोनों समासों के प्रकार, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास को अपनी कॉपी के अंदर लिखोगे और उसको अभ्यास के रूप में करोगे और 5 उदाहरण अव्ययीभाव समास के और 5 उदाहरण तत्पुरुष समास के अपनी पुस्तक में से लिखोगे। इस बात का विशेष ध्यान है।